नमस्ते, मैं सुलता महाराणा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हमें मिस्टर 10 प्रेमचंद की कहानियाँ से कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है बेटों वाली विधवा। इसका विश्लेषण और मूल्यांकन पढ़ेंगे। आप सबका शुक्रिया, आप सब ने बहुत सारे व्यू बढ़ाए हैं, लेकिन थोड़ा सा दुख होता है कि मेरे सब्सक्राइबर बहुत तो 57 के पास है। तो इस सितंबर अगर 100 सब्सक्राइबर हो जाते तो मेरे दिल से आपको बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपके ऊपर जाए, आप खुश रहें। तो मेरा एक गोल है कि सितंबर तक 100 सब्सक्राइबर हो जाए, और ये तो आप ही कर सकते हैं। और अगर मेरे सब्सक्राइब बढ़ते हैं तो इस पार्ट को मैं और ही सुंदर से करूँगी, कोशिश करूँगी फेस कैम में करूँ, आपको समझाऊँ ठीक से और अच्छे से समझाऊँ, जिससे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सुनने से ही आप याद रख सकते हैं। तो ज़रूर ही मेरे स्कूल को आप ही पूरा कर सकते हैं। आपका सहयोग होने से ही मैं इसे पूरा कर पाऊँगी, क्योंकि पढ़ाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और पढ़ना भी अच्छा लगता है। लेकिन बिना पाठकों के से कैसे पढ़ूँ मैं? अगर आप मेरे साथ रहोगे तो ही इस यात्रा को मैं आराम रख सकती हूँ और इसे ख़त्म होने कभी नहीं दूँगी। तो चलते हैं, बेटों वाली विधवा पाठ को हम सुनते हैं। पाठ परिचय। हिंदी मासिक पत्रिका चांद में नवंबर सन 1932 में बेटों वाली विधवा नामक एक महत्वपूर्ण कहानी का प्रकाशन हुआ, जो कि उर्दू कहानी संग्रह वारदात में बदनसीब माँ के नाम से संकलित व प्रकाशित है। यह कहानी मानसरोवर के प्रथम भाग में भी संग्रहित है, जो कि भारतीय मध्यवर्गीय परिवार की नारी की विवस्था तथा उसकी स्थिति का यथार्थ चित्रण करती है। बेटों वाली विधवा कहानी में प्रेमचंद ने उस माँ का चित्रण किया है जो पति के जिंदा रहते अपने चारों बेटों और बहुओं पर अपना पूर्ण अधिकार रखती है। पति की मृत्यु के बाद भी उसका यही विश्वास बना रहता है कि उसके पुत्र और बहुएं उसकी आशा के प्रतिकूल कोई कदम नहीं उठा सकते। परंतु पति की 13वीं वाले दिन वह जो कुछ देखती है उसमें उसे बहुत ही दुख पहुंचता है। फूलमती के कामतानाथ, उमानाथ, दयानाथ, सीतानाथ 4 पुत्र थे। जो विधवा है उनका नाम है फूलमती। याद रखिए, जो विधवा का नाम है उनका नाम है फूलमती। और उनके जो 4 बेटे हैं उनका नाम है कामतनाथ, उमानाथ, दयानाथ, सीतानाथ। 4 पुत्र थे और 1 पुत्री थी, और जिसका नाम था कुमोद। जब तक उसके पिता अयोध्यानाथ थे, तब तक पुत्र और बहुएं उसकी आज्ञा का पालन करते थे। तो आपको याद रहा, जो विधवा थी उनका नाम क्या था? बोले, कमेंट बॉक्स में लिख के बोले क्या था। जो विधवा है उनका नाम क्या है? फूलमती। 4 पुत्र के नाम क्या है? कमेंट करके बताइए। कामतनाथ, उमानाथ, दयानाथ, सीतानाथ। और उनकी एक बेटी थी, उनका नाम क्या है बताइए? कुमुद। और जो उनके पति थे उनका नाम क्या है? सही, अयोध्यानाथ। तो ये जब तक अयोध्यानाथ जीवित थे तब तक पुत्र और बहुएं उसकी आज्ञा का पालन करते थे। 40 वर्ष तक इस घर में उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ न हुआ था। यानी जो माँ थी फूलमती, 40 वर्ष के जो इस घर में जो उनके पति थे जिंदा थे तब तक, तो उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होता था। पंडित अयोध्यानाथ की मृत्यु के 13वें दिन
ब्राह्म भोज ब्रह्म भोज है ना, ब्राह्मण भोजन होना था। नियम के अनुसार इस ब्रह्म भोज के लिए आने वाला सारा सामान फूलमती के पास आना चाहिए था, यानी क्योंकि आज तक वही सब कुछ संभाल रही थी। तो जो ब्रह्म भोजन के लिए 13वें दिन के लिए जो ब्रह्म भोजन होना था, तो उसका जो भोजन के लिए जो सामान लाना था, उसका सारा जो चिट्ठा है फूलमती के पास आना चाहिए था। लेकिन पुत्रों ने आपस में सलाह करके सारा सामान मंगवाया और फिर तैयारी करने लगे। लड़कों द्वारा किया गया भोज का प्रबंध सही नहीं था। खाना खिलाते समय पूरियाँ ठंडी बांटी गई, तरकारी नहीं था और ठंडे पानी की भी व्यवस्था नहीं थी। इस अव्यवस्था के कारण किसी के सोरवे में मरी हुई चूहिया निकल आई। यह सब देखकर विधवा फूलमती बहुत दुखी हुई। धीरे धीरे वह समय आ गया जब घर के किसी भी काम में उसका सलाह न ली जाते। तो आप समझ पा रहे हो ना, जब तक उसके पति अयोध्यानाथ थे तो वो रानी के जैसी रहती थी। जब अयोध्यानाथ चले गए तो उनके बेटे और बहुएं ना उन्हें किसी के लायक ही नहीं सोचा और उन्हें कुछ पूछा ही नहीं, कोई सलाह नहीं दी और अपनी मनमानी करते रहे। पंडित अयोध्यानाथ अपने पीछे 20,000 रुपये नकद छोड़ गए थे। पंडित मुरारीलाल के सुपुत्र से कुमुद का विवाह होना निश्चय हो गया था। कुमुद जो उनकी बेटी थी, और उसमें 5,000 रुपये खर्च होने थे। लेकिन चारों पुत्रों ने षड्यंत्र रचा और 5-5 हजार रुपये हर के ने अपने हिस्से के लिए तथा कुमुद के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। उन्होंने मुरारीलाल के यहाँ से संबंध तोड़कर पंडित दीनदयाल से कुमुद का विवाह कर दिया। सॉरी, मैं कभी मुकुंद बोल देती, कुमुद। फूलमती के पास 10,000 रुपये के जेवर थे। दयानाथ और उमानाथ के मन में यह चोर था कि हमने 20,000 में से कुमुद को हिस्सा नहीं दिया, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि माँ ये सारे जेवर कुमुद को दे दे। अब उमानाथ ने फूलमती के पास जाकर यह बहाना बनाया कि दयानाथ के एक समाचार पत्र में लेख लिखा है जिसके कारण वो गिरफ्तार हो जाएगा। 5,000 रुपये की जमानत देकर उसे छुड़ाया जा सकता है। फूलमती उसकी बातों में आ गई और उसने सारे जेवर उसे दे दिया। फूलमती बहुत दुखी रही। घर के व्यक्तियों के सुख दुख से उसका कोई संबंध नहीं था। वह घर का सारा काम करती। एक दिन घर के महरी के बीमार पड़ने पर वर्षा में ही गंगा जल लाने के लिए चल दी और वहीं गंगा की लहरों में समा गई। इस प्रकार पुरुष प्रधान समाज में एक विधवा नारी की स्थिति का वर्णन करते हुए ये कहानी धर्म अधर्म तथा मनुवादी व्यवस्था को दर्शाते हुए अत्यंत मार्मिक बनी है, जिनकी प्रासंगिकता आज के समय में भी उतना ही है जितने प्रेमचंद के समय में थे। हाँ, आज भी लोग माता पिता को जो वो करते आते थे वो उन्हें करने नहीं देते हैं। अच्छा, करने तो नहीं देते हैं लेकिन उनकी सुख सुविधा का ध्यान भी नहीं रखते हैं। लेकिन इस युवा वर्ग ऐसा नहीं करेंगे और ना ही हम ऐसा सोचेंगे। अध्याय का व्यंग्यावलोकन देखते हैं। कहानी कला में गुणात्मक परिवर्तन। समय के परिवर्तित होने के साथ ही प्रेमचंद की कहानी कला में भी गुणात्मक परिवर्तन परिलक्षित होने लगते हैं, क्योंकि प्रेमचंद मनुष्य स्वभाव तथा समाज के सूक्ष्म निरीक्षक तथा ज्ञाता थे। इसलिए उन्होंने व्यक्ति और समाज में व्याप्त स्थितियों को शब्दों के रूप में निर्मित करने का कौशल अनायास ही प्राप्त हो गया। इसी आधार पर उनकी कथाओं के पात्र उनके मंतव्य तथा संवेदन से निर्मित होकर यथार्थवादी तथा स्वाभाविक आचरण करते हुए प्रतीत होते हैं।
इसी संदर्भ में हम जब उनकी बेटों वाली विधवा का मूल्यांकन करते हैं तो यह हमें एक तरफ तो अधिकार की लड़ाई के रूप में एक सामाजिक कहानी है, तो दूसरी तरफ स्वार्थ के कारण नैतिक मूल्यों के बिखराव की कहानी परिलक्षित होती है, जिसमें यथास्थान स्थिति के अनुसार समाज मनोविज्ञान की भूमिका भी उजागर होती है। अतः इस प्रकार से कथ्य और शिल्प के दो स्तरों पर विभाजित यह कहानी प्रेमचंद की कहानी कला में विद्यमान गुणात्मक परिवर्तन की परिपक्वता को इंगित करती है। कथ्य के स्तर पर देखते हैं, प्रेमचंद की यह कहानी भी नितांत पारिवारिक परिवेश की कहानी है और एक समस्या प्रधान कहानी है। इसमें स्त्री शिक्षा के अभाव में अधीनता की मानसिकता से उपजे त्रास और निराश के भाव के साथ साथ बढ़ती हुई व्यक्तिवादित और स्वच्छंद एकल परिवार की निर्द्वंद जीवन पद्धति के संभावित सुख की चाह में दायित्वों से मुंह मोड़कर अपने हित जीवन जीने की कामना ही मुख्य रूप से समस्या बन जाती है। मोटे तौर पर पति की संपत्ति में उसकी विधवा के अधिकार का अभाव एक जटिल कानूनी और तकनीकी समस्या है जो ब्रिटिश शासन में कम पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्री के लिए उसकी सीमा के रूप में सामने आती है। क्या विडंबना है कि पति के सामने पूरे घर की स्वामिनी कहलाने वाली स्त्री पति की आंख बंद होते ही आर्थिक अपेक्षाओं के लिए पुत्र की मोहताज होकर रह जाती है। यहाँ तक कि उसका कमरा भी उसका अपना नहीं रह जाता। पति द्वारा छोड़े गए धन पर उसका अपना कोई अधिकार नहीं रहता। बहुएं तो पहले से ही सास के नियंत्रण में एक विचित्र प्रकार की घुटन अनुभव करती हैं, तो पति का माँ के प्रति सद्भाव तो उन्हें सास का थोड़ा बहुत सम्मान करने के लिए बाध्य कर भी सकता है, किंतु पति यदि यथार्थ में माँ की अपेक्षा करने लगे तो बहू तो और भी ज़्यादा उसे त्याज्य मानकर स्वयं स्वाभिमानी की मुद्रा में आ जाती है और रोटी कपड़े की आपूर्ति के लिए मजबूरन सास को नौकरानी के स्तर पर आ जाना पड़ता है। इसी कहानी के कथोपकथन का संयोजन भी भावानुकूल तथा पात्रानुकूल है तथा छोटे छोटे संवाद मिलकर कथा वस्तु को एक प्रकार की गतिशीलता भी प्रदान करते हैं। इसलिए पात्रों का चारित्रिक विकास उनके मनोभावों तथा घटनाओं के आधार पर होता है। 13वीं के भोज में मरी हुई चूहिया के मिलने से धर्मभ्रष्ट होने की ग्लानि, अधिकार छीनने पर विदेश की भावना, भारतीय मूल्य के प्रति आस्था, मनोविज्ञान अंतर्दृष्टि के साथ ही मूल्यबोध आदि जैसी विविध विषयों बेटों वाली विधवा कहानी में विद्यमान कथात्मक के विशेष उदाहरण है, जिसके साथ देश काल तथा वातावरण मिश्रित होकर कहानी कला को एक नवीन स्तर प्रदान करते हैं। शिल्प के स्तर पर देखते हैं। प्रेमचंद के शिल्प में बेटों वाली विधवा तक आता तो एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। यह शिल्पगत तकनीक से परिवर्तन की श्रृंखला नई कहानी के समय की पृष्ठभूमि को निर्मित करने तक देखी जा सकती है, क्योंकि बेटों वाली विधवा का अंत भी नई कहानी के अनुरूप ही त्रासद है। इस कहानी के कथानक में एक वृद्धा फूलमती घटनाओं का निर्माण एक सुविचारित भाषिक प्रयोग के आधार पर संपन्न होता है। वर्णनात्मक के स्तर पर भी इस कहानी में प्रयुक्त भाषा में सुधार परिलक्षित होता है, जिसके कारण लच्छेदार शब्दावली के स्थान यथार्थपरक भाषा प्रयुक्त की गई है। सटीक कथनों तथा बिंबों के निर्माण द्वारा फूलमती के चरित्र चित्रण को वास्तविक की भूमि पर उभारा गया है। प्रेमचंद ने इस कहानी में आरंभ से अंत तक एक प्रकार के अंतर्द्वंद का निर्माण भी किया है, किंतु इसके कारण कहानी की रोचकता में कोई अभाव। अतः इस प्रकार से बेटों वाली विधवा कहानी में कथ्य और शिल्प के स्तर पर प्रेम
परिमार्जन परिलक्षित होता है। कथा वस्तु की दृश्यात्मकता और परिदृश्यात्मकता देखते हैं। सन 1950 ईस्वी तक प्रेमचंद के लेखक कार्य में प्रविधियों के प्रयोग के आधार पर अत्यधिक परिवर्तन आ चुका था। इसके अंतर्गत उन्होंने प्रचलित तथा परंपरागत प्रविधियों के स्थान पर दृश्यात्मकता और परिदृश्यात्मकता को अपनाना प्रारंभ किया था। बेटों वाली विधवा कहानी में प्रत्यक्ष उदाहरण देखे जा सकते हैं, जहां पर संपूर्ण कथानक में विद्यमान घटनाएं दृश्यात्मक के अनुरूप पाठकों के सामने सजीव और यथार्थ के रूप में घटित हुई प्रतीत होती हैं। जैसे फूलमती के साथ घटित घटनाओं के लिए फूलमती परिवार को दोषी न मानकर स्वयं को ही दोषी मानती है तथा अपने साथ किए जाने वाले व्यवहारों के लिए भी परिवार का अमंगल भी अपने मन में नहीं आने देती हैं। इस आधार पर प्रेमचंद ने बूढ़ी काकी कहानी के अनुरूप ही बेटों वाली विधवा में फूलमती के वृद्धावस्था के मनोविज्ञान का उजागर किया है, जो एक प्रकार के संस्कारजन्य कल्याणकारी मनोविज्ञान का उदाहरण माना जा सकता है। जैसे एक स्थान प्रेमचंद दशात्मक के साथ वर्णन करते हैं। फूलमती ने मटियाले आकाश की ओर देखकर कहा, तुम भीग जाओगे बेटा, सर्दी हो जाएगी। कामतानाथ बोले, तुम भी तो भीग रही हो, कहीं बीमार ना पड़ जाओ। फूलमती निर्मम भाव से बोली, मैं बीमार ना पड़ूंगी, मुझे भगवान ने अमर कर दिया है। यह कहानी अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त करने की पूर्व संभावना को दर्शाती है, जिसमें एक वृद्धा की विवशता और नियति भी विद्यमान है। प्रेमचंद कथानक के माध्यम में अनेक स्थानों पर वर्णनकर्ता के रूप में उपस्थित होकर कथा क्रम को दार्शनिक परामर्शदाता तथा किस्सागो के रूप में आगे बढ़ते जाते हैं तथा इसमें विद्यमान दृश्य प्रविधि से पात्रों के संवादों को नाटकीय प्रभाव से युक्त करते हुए प्रेमचंद ऐसा दर्शाते हैं कि जैसे वे एक ऊंचे मंच पर बैठकर पात्रों की सारी गतिविधियों को देख रहे हैं और उनके विचारों तथा संवेदनाओं को स्वयं भी अनुभव कर रहे हैं। फूलमती के जीवन की विशेषता तथा अंत में पैर फिसल कर उसका गंगा की लहरों में समा जाने के पीछे प्रेमचंद जिस परिदृश्यात्मक प्रविधि के रूप में अंतिम वाक्य की रचना करते हैं, वो संपूर्ण कहानी का निष्कर्ष होने के साथ ही फूलमती के जीवन का निष्कर्ष भी जाता है। जैसे, हाँ सब है भाई, मगर भाग्य भी तो कोई वस्तु है। अतः इस वाक्य के आधार पर कहानी के अंत में एक प्रश्न खड़ा करके उन सब लोगों को अनुत्तरित कर देते हैं जो उन पर प्राय नियतिवादी होने का आक्षेप भी लगाते रहते हैं। विडंबना और फरेब का मकड़ जाल देखते हैं। बेटों वाली विधवा कहानी की फूलमती एक ऐसी ही विधवा है जिसका पति मरते समय भरा पूरा घर छोड़ जाता है। 20,000 रुपया नगद, पक्का मकान, 2 बगीचे, गहने आदि विधवा के भरण पोषण के लिए कम नहीं होते, पर संपत्ति पर विधवा के अधिकार के कानून के अभाव में सब कुछ माँ से छिन जाता है। यहाँ तक कि स्त्री धन के रूप में उसके गहने भी छल से उससे लिए जाते हैं। माँ के लिए ऐसी परीक्षा की घड़ी आ जाती है कि जिन बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया वही उसके छलने लगे तो भी उनका अविश्वास कैसे करे। पर उसे साफ साफ सुना दिया जाता है कि अब पहले की तरह हाथ खोलकर खर्च नहीं किया जा सकता है। तेरे में ही सब ने मिलकर माँ के बनाए सामान में कटौती करते हुए अपने हानि लाभ को महत्व दिया है। कुमुद का धन बचाने के लोभ में एक 40 वर्षीय दोहा जो दीनदयाल के साथ कर दिया जाता है। यहाँ पर प्रेमचंद ने फूलमती के साथ साथ ही कुमुद तथा उसके साथ उसके भाइयों के व्यवहार को कथानक की प्रभावमयता को बनाए रखने के उद्देश्य के साथ किया है, जो कि मुख्य पात्र ये मानसिक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
स्वार्थ और लोभ में मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य का ध्यान ही नहीं रहता। वह लोभ के लालच में गिर जाता है और फूलमती के चारों बेटे सारी संपत्ति हड़प लेते हैं और बहन की शादी के नाम पर उसके पास फूटी कौड़ी तक देने को नहीं होते। फूलमती ने बदली परिस्थितियों में विरोध स्वरूप सुबह से शाम तक काम करती है। लड़के बहुओं से पहले सोकर उठती हैं, बर्तन मांजती हैं, खाना बनाती है। लड़के बहू कभी नहीं कहते कि माँ इतना सर्दी से क्यों कष्ट उठाती हो। बड़ा लड़का नल का पानी नहीं पीता, गंगा जल पीता है, इसलिए वह वर्षा में भी गंगा जल लेने जाती है। कामता मना भी करता है तो दुष्ट मझला उमानाथ कहता है, जाने भी दो भैया, बहुत दिनों तक बहू पर राज किया है, कुछ प्रायश्चित हो जाए। कितनी नीचता है इन आचरण में। पर फूलमती कोई प्रत्युत्तर नहीं देती। उमानाथ नहीं जानता है कि फूलमती ने तो घर को एक बनाए रखने में, परिवार की परंपरा को निभाए रखने के ख्याल में, बहुओं को संयुक्त परिवार के संस्कार देने का ख्याल से ही सद उन्हें परिवार में जोड़े रखा। पर वह स्वयं जिस नीच व्यवहार को कर रहा है, क्या उसे कभी इसका पछतावा होगा? पंडित देवेंद्रनाथ के मरते ही कलयुगी बेटों तथा बूहों की नैतिकता समाप्त हो जाती है और उनकी कृत्रिम सज्जनता, निर्दयता, बेटों व बहुओं की मृत्यु के आघात से फूलमती के हृदय सारी आशाएं, इच्छाएं प्रकार से सूख जाता है। वो दिन भर बस पशुओं के सामने समान काम खाती थी। अब रह गए। लालची तथा स्वार्थ में पड़ा व्यक्ति अक्रूर प्रवृत्ति का प्रदर्शन भी समाज के सम्मुख करते हुए छल कपट से युक्त होकर फरेब मकड़ जाल निर्मित करने लगता है, क्योंकि वो अपने लालच तथा स्वार्थ के आवेग को नियंत्रित करने में बार बार अनुचित व्यवहार करती है। इस प्रकार यहाँ इन पात्रों के माध्यम से प्रेमचंद ने मनोवैज्ञानिक धरातल पर को अभिव्यक्त किया है की स्थिति। प्रेमचंद समाज में नारी की स्थिति को प्रत्यक्षी थे। उन्होंने नारी की इसी सामाजिक स्थिति को यथार्थवादी ढंग से अपने साहित्य में उभारकर उनके व्यक्तिगत जीवन में उन्हें न्याय दिलाने का महत्व जैसी कहानियों की नारी केंद्रित रखते हुए उनकी वास्तविकता से पाठकों को प्रेमचंद ने उसमें विद्यमान थोड़ी बहुत कमी सकारात्मक से दूर करने का प्रयास भी किया था। मंत्र समतामूलक नारी चरित्र का उतारते हुए उन्होंने पुरुष तथा नारियों की एक ही समस्या को उजागर किया है। तो बेटों वाली विधवा में एक विधवा फूलमती के जीवन को केंद्र बनाकर उसकी बेटे उस पर किए जाने वाले जीवंत रूप से उजागर करते हुए आज की फूलमती जैसी स्त्रियों के आसपास मिलने के तथ्य को उजागर किया है। घर परिवार में नारी की स्थिति में के अंतर्गत प्रेमचंद ने घर परिवार तथा समाज में नारी की स्थिति के साथ उसमें जुड़ी हुई महत्वपूर्ण समस्याओं को भी उजागर किया है। पति के निधन से पूर्व जो फूलमती घर के मालकिन थी, उसका अपनी पति की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहता है और सास की जो अधिकार भावना पति के जीवित रहते हुए भी बनी हुई थी, वो सास बहू के बेमनुष्य के रूप में पति के मरते ही प्रकट हो जाती हैं। यह एक शाश्वत समस्या है। पुत्र की मां होने के नाते पुत्र पर अधिकार के साथ साथ वो पुत्र वधू पर भी अधिकार समझती है। पुत्र वधू के रूप में आने वाली कन्या में व्यक्तित्वता को लेकर उभरा भाव ही तनाव पैदा करता है।
प्रारंभ में चारों बहुएं आज्ञाकारिणी थी। सब लड़के एक से एक सुशील, पर पति की आंख बंद होते ही सारी सद्भावना विलुप्त हो गई और मानो पुरानी अप्रिय बातों का सभी ने एक एक करके हिसाब चुकाना प्रारंभ कर दिया। बेटे इस धुन में यह भी भूल गए कि इसी माँ ने खुद गीले में सोकर इन्हें सूखे में सुलाकर पाला है। प्रेमचंद ने परिवेश तथा वातावरण के आधार पर बेटों वाली विधवा में नारी की स्थिति का जीवंत तथा स्वाभाविक चित्रण किया है, जिसमें ऐसा लगता है कि मानो पिता के स्वर्गवासी होते ही वे फूलमती से किसी बात का प्रतिरोध लेने को उतारू हो रहे हैं। इस प्रकार परिवार के सदस्यों द्वारा पीड़ित स्त्रियों आज के सामाजिक परिवेश में भी देखी जा सकती हैं। समाज में, क्योंकि समाज हमारे घर परिवार का एक समुच्चय है, इसलिए घर तथा परिवार में विद्यमान त्रुटियां पूरे समाज में दिखाई देती है। समाज में वह शोषण है, लेकिन जो नारियां अशिक्षित है वे दोहरे शोषण का शिकार बनती हैं, क्योंकि अशिक्षित होने के नहीं समझ पाती है। कुशल समाज शास्त्री के अनुरूप प्रेमचंद ने नारी की इसी स्थिति को फूलमती तथा कुमुद के आधार पर उजागर किया है। कुमुद शिक्षित होने के भी पिता की संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं करती है तथा भाइयों द्वारा अनमेल विवाह का शिकार होने पर भी इसका कोई विरोध नहीं करती है, क्योंकि पिता के न होने पर भाई तथा भाइयों का व्यवहार उसे शायद इस विवाह से अधिक कटु अनुभव हुआ होगा। बेटों वाली विधवा में प्रेमचंद पूरी कहानी में समाज निरपेक्ष दृष्टि अपनाकर फूलमती की जिस स्थिति को इस संवादों के माध्यम से व्यक्त करते हैं वो उसके समाज के साथ ही परिवार में वास्तविक स्थिति को दर्शाती है। किनारे पर दो चार पड़े चिल्लाए, अरे दौड़ो, बुढ़िया डूब जाती है। दो चार आदमी उसे बचाने के लिए दौड़े भी, लेकिन फूलमती तब तक वहां देने वाली विशाल लहरों में समा गई थी। उसे डूबता हुआ देखकर एक ने पूछा, यह कौन बुढ़िया थी? अरे वही पंडित अयोध्या नाथ की विधवा है। अयोध्या नाथ तो बड़े आदमी थे। हाँ थे तो, पर इसके भाग्य में ठोकर खाना लिखा था। उनके तो कई लड़के बड़े बड़े हैं और सब कमाते हैं। हाँ सब है भाई, मगर भाग्य तो कोई वस्तु है। पुरुष प्रधान समाज के बरकस नारी के अधिकार। प्रेमचंद ने बेटों वाली विधवा कहानी के माध्यम से नारी की दयनीय स्थिति के साथ ही पुरुष प्रधान समाज निर्धारित नियमों तथा कानून को चुनौती देते हुए नारी के अधिकारों की बात को भी नए सिरे से उठाया है। इस नारी विमर्श को प्रेमचंद ने आज से भी लगभग 100 वर्ष पूर्व उठाकर उसे एक नई गति प्रदान किए थे। नारी के प्रति एक सम्मान व आदर का भाव विद्यमान होने पर भी इस कहानी में संपत्ति पर अधिकार की बात एक गंभीर समस्या के रूप में उभर कर आती है। प्रेमचंद इसलिए अनेक बिंबों तथा व्यंग्यों के माध्यम से नारी के रूप में माँ के तिरस्कार तथा अपना अपमान को नारी विमर्श से संबंधित दृष्टिकोण के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। आज के पुरुष प्रधान समाज के अंतर्गत यह कहानी नारी अधिकार के विधवा के विषय के रूप में उभरकर सामने आती है। मध्यवर्गीय जीवन यथार्थपरक चित्रण। मध्यवर्गीय तथा निम्नवर्गीय पात्रों के आधार पर प्रेमचंद ने इससे जुड़ी समस्याओं को बेटों वाली विधवा कहानी के आधार पर अत्यधिक बारीकी से चित्रण किया है। सुख दुख, धार्मिक तथा सामाजिक, ईर्ष्या व द्वेष भावना, नियम कानून, शांति, कलह, व्यर्थ के रीति रिवाज व परंपराओं के मिश्रण से प्रेमचंद इस कहानी की कथा वस्तु में विविधता के साथ यथार्थपरकता के अनेक रंग भर दिए हैं। जिसके कारण ये कहानी मनोरंजन के साथ ही साथ मनुष्य के आचरण को धार्मिक प्रवृत्तियों से निर्मित सोच से जोड़कर उसकी यथार्थपरकता पर प्रश्न चिन्हांकित करती है। परंपरा निर्वाह के लिए 13वीं पर माँ के बताए सामान में बेटों द्वारा कटौती के कारण जो फुहड़पन आया और समाज में उपहास हुआ, यह लकीर को पीटने जैसी बात थी। भला कम खर्च करता तो आदमी भी कम बुलाए जाते। फूलमती को इसका गहरा दुख होता है।
बेटों की इस रीति रिवाज में आस्था न होना भी पीढ़ीगत सोच में आया हुआ बदलाव है। यही बात साग में चूहिया निकल आने पर जहाँ फूलमती धर्म भ्रष्ट करने वाली बात कहती हैं, वहीं बड़ा बेटा इसे पुराने जमाने की बात कहकर परिहास करता है। यदि भी धर्म के प्रभावी व्यक्ति को पाप पुण्य की चिंता होती है, जिसके कारण वो अनुचित मार्ग का त्याग कर देता है, किंतु इस कहानी में विकृत तार्किकता के कारण चूहिया वाली घटना के बाद फूलमती के बेटे अधिक उद्दंड और हठ धर्मिता का मार्ग अपनाते हैं। इस कहानी में पाखंडपूर्ण व्यवहार, चालाकी, स्वार्थ, अन्याय जैसे विचारों को पूरे घटनाक्रम में मिश्रित किया गया है, जो कि कहानी को जीवन तथा सर्वकालिक बना देती है। अपनी इकलौती बहन कुमुद के साथ भी उसके भाई अन्याय करने से पीछे नहीं हटते हैं। सीतानाथ भी अपने भाइयों के अनुरूप ही माँ बहन के साथ निर्मम हो जाता है। इस कहानी में प्रेमचंद के फूलमती की सारी संपत्ति बेटे द्वारा हथियाने, उसके कमरे से भी बेदखल कर नौकरानी के समान काम लेते हुए सावन की झड़ी में बुद्धावस्था में भी लाने को विवश करना आदि जैसी सभी कार्य को यथार्थ के वास्तविक प्रमाणों के साथ अभिव्यक्त किया है। संवेदना का शिल्प। प्रेमचंद की कहानियों में संवेदना का अत्यंत बेजोड़ है, जिसके अंतर्गत उन्होंने अपनी प्रगतिशील विचारधारा के आधार पर समाज के दलित तथा शोषित लोगों को पीड़ा और समस्या को अपने साहित्य के माध्यम से व्यक्त किया है। इस संवेदना को व्यक्त करने के लिए कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद विविध प्रवृत्तियों का प्रयोग अत्यंत कुशलता के साथ किया है, जिसके लिए उन्होंने सहज संवाद, किस्सा गोई शैली, वर्णनात्मक के साथ साथ ही सादृश्य और लोकोक्तियों मुहावरे का भी प्रयोग अपनी कहानियों में किया है। बेटों वाली विधवा के चित्र चरित्रण में तथा पूस की रात व दो बैलों की कथा में झबरा तथा हीरा मोती जैसे पशु पात्रों को वर्णन में प्रेमचंद ने संवेदन के धरातल को निर्मित करते हुए समय अत्यंत सतर्कता का ध्यान रखते हैं, ताकि इसके चित्रण में कोई चूक न हो। बेटों वाली विधवा से संवेदना को उजागर करने के लिए प्रेमचंद ने प्रकृति उपादानों से युक्त अलंकृत शब्दावली से युक्त सादृश्य का मुख्य रूप से प्रयोग किया है। कहानी के चौथे भाग के अंत में फूलमती के मातृत्व के बोझ को उसकी निराशा से युक्त करके संध्या के समय के साथ प्रेमचंद ने ऐसी सादृश्य की निर्मित की है कि जो सुंदर, सार्थक होने के साथ ही प्रतीकात्मकता का भी निर्माण करता है। इसी प्रकार अन्यथा फूलमती घर छोड़ने के निर्णय को समाज के भय से त्याग देती है, तो इसके कारण उसके पूरी रात रोते रहने के दृश्य को भी प्रेमचंद प्रकृति के साथ सादृश्य स्थापित करते हुए बखूबी उजागर करते हैं। उनके स्थानों पर प्रेमचंद ने फूलमती के जीवन के साथ सादृश्य बिंबों निर्माण किया है। उससे कहानी की संवेदना का शिल्प अत्यंत बेजोड़ बना रहता है। भाषिक प्रौढ़ता। बेटों वाली विधवा कहानी की भाषा तथा शब्दावली बूढ़ी काकी की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ तथा परिमार्जित बनी है, क्योंकि इससे प्रेमचंद ने भाषा की सहजता के माध्यम से शब्दों में संवेदना की मार्मिकता को स्थापित कर दिया है। तत्सम तद्भव देशज विदेश व्यंग उपहास वाक्यों तथा सटीक बिंबों के साथ साथ लोक प्रचलित शब्दावली के प्रयोग में माध्यम से उन्होंने भाषा को भावनाकुल, पात्रानुकूल तथा देशकाल व वातावरण से बखूबी संयोजित तथा मिश्रित किया है। फूलमती के स्वकथनों तथा उसके जीवन के चित्रण में प्रेमचंद ने जिस प्रकार की सहज तथा यथापरक भाषा का प्रयोग किया है, वह उनकी भाषी पूर्णता का सशक्त उदाहरण है। पंडित, विधवा, औषधालय, न्यायाधीश जैसे तत्सम शब्दों के साथ ही पक्का, छाटना, अम्मा, छाती, गहना तथा सुधा जैसी तद्भव चौकड़ी, लल्ला, थोड़ी थोड़ी, सुहाग, तरकारी जैसे देश शब्दों के साथ ही गोकी, शोरबा, ऐनक, मौत, फिक्र, किफ़ायत, आखिर, अखित्यार, तंबीह जैसी अरबी, फारसी व एमए सिविल सर्विस, कैपिटल आदि जैसी अंग्रेजी शब्दों का प्रेमचंद ने प्रयोग करके कहानी को अर्थात प्रदान किया है, जो सरलता प्रदान की है। इस
कहानी के माध्यम से प्रेमचंद की भाषिक प्रौढ़ता को उजागर किया है। इसमें एक गीत है, नाम कविता लेखिका का याद नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप इस पाठ को यहाँ पर इतना तक समाप्त करती हूँ। एक गीत है, एक कविता है, विस्तृत नभ का ये सारा विस्तृत नभ का ये सारा जगह, मेरा ना कोई अपना होना। तो नारी एक ऐसी है जो वही घर बनाती है, वो संपत्ति बनाती है, वो बच्चों को परवरिश करती है, बच्चों को बढ़ाती है, अपने पति का देखभाल करती है। जो समृद्ध परिवार बनता है उसमें नारी का बहुत ही यानी सहयोग होता है। लेकिन दुख की बात है, जो विस्तृत नभ का ये सारा कोना, मेरा ना कभी अपना होना, यानी इतना पूरा नभ है और इस नभ में का एक कोना अंत में मेरा नहीं होता है। वही यहाँ पर बेटों वाली विधवा कहानी में फूलमती की कहानी की इतना विस्तृत नभ उन्होंने बनाया, लेकिन उस विस्तृत नभ का एक कोना भी उनका नहीं हो पाता है। तो सच्ची प्रेमचंद की कहानी बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही संवेदनशील है। तो आप इसे सुनिए, पढ़िए, याद रखिए और आप ज़रूरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नए चैनल, नए जो कहानी है उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और ज़रूरी मेरे पाठ को लाइक कीजिए। कुछ पूछना है या कुछ सलाह देनी है तो आप कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नए वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और रखती हूँ। नमस्ते।